नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम एक ऐसे विषय को समझने जा रहे हैं जो आधुनिक व्यापार की बैकबोन है। इसे कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस डिप्लोमेसी, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कूटनीति। अब आप सोचेंगे कि जब व्यापार करना ही उद्देश्य है तो फिर कूटनीति यानी डिप्लोमेसी की जरूरत क्यों पड़ती है? इसका उत्तर बहुत सरल है। आज की दुनिया जुड़ी हुई है। अगर कोई कंपनी सिर्फ अपने देश के भीतर सीमित रहेगी तो वो कभी भी विश्व स्तर पर बड़ी नहीं हो पाएगी। परंतु जैसे ही कोई कंपनी अपनी सीमाओं से बाहर कदम रखती है, वो सिर्फ बिजनेस नहीं करती, बल्कि उसे विदेशी सरकारों के नियम, स्थानीय संस्कृतियों की अपेक्षाएं, कानूनी ढांचे और राजनीतिक परिस्थितियों से भी निपटना पड़ता है। यही सब मिलकर उसे कूटनीति का रास्ता अपनाने पर मजबूर करते हैं। उदाहरण के लिए, जब एप्पल चीन से सप्लाई चेन्स पर बातचीत करता है तो ये केवल मोबाइल बनाने और बेचने की बात नहीं होती। इसमें चीनी सरकार की नीतियां, टैरिफ्स, श्रमिक संस्कृति और वहां की जनता की अपेक्षाएं भी शामिल होती हैं। इसी कारण व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए डिप्लोमेसी आवश्यक है। इंटरनेशनल बिजनेस नेगोशिएशन व्यापारिक वार्ता का अर्थ है कि दो या अधिक देशों की कंपनियां आपस में बैठकर ये तय करें कि वे किन शर्तों पर व्यापार करेगी। ये प्रक्रिया सरल नहीं होती, बल्कि इसमें काफी धैर्य, समझदारी और सांस्कृतिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। नेगोशिएशन का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह लंबे समय तक चलने वाली साझेदारी यानी लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बनाने में मदद करता है। यदि कंपनियां बिना समझौते या चर्चा किए काम शुरू करेगी तो बाद में छोटे छोटे मुद्दों पर भी विवाद खड़े हो सकते हैं। इसीलिए वार्ता का उद्देश्य ये होता है कि दोनों पक्षों को लाभ पहुंचे और किसी प्रकार की गलतफहमी ना हो। अब बच्चों, ये समझना बेहद जरूरी है कि हर देश का वार्ता करने का तरीका अलग होता है। अमेरिका और यूरोप में लोग सीधे मुद्दे पर आते हैं। वहां समय बहुत कीमती माना जाता है और चर्चा जल्दी परिणाम पर पहुंचनी चाहिए। लेकिन जापान, चीन और भारत जैसे देशों में सबसे पहले रिश्ते बनाए जाते हैं और विश्वास कायम किया जाता है, फिर व्यापार की बात होती है। वहीं मिडिल ईस्ट में वार्ता की शुरुआत मेहमान नवाजी और विश्वास से होती है। अगर आप धैर्य नहीं दिखाएंगे तो सौदा सफल नहीं होगा। उदाहरण के लिए, वॉलमार्ट ने जर्मनी में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। क्यों? क्योंकि उसने अमेरिकी शैली से काम किया, जो जर्मन उपभोक्ताओं और श्रमिकों की संस्कृति से मेल नहीं खाती थी। ये हमें बताता है कि व्यापारिक वार्ता में सांस्कृतिक समझ सबसे अहम है। वार्ता के 3 प्रमुख चरण होते हैं। पहला है प्री नेगोशिएशन, जहां कंपनियां शोध करती हैं, लक्ष्य तय करती हैं और सामने वाले देश की संस्कृति को समझती हैं। दूसरा है नेगोशिएशन, जहां असली बार्गेनिंग और एग्रीमेंट तैयार किया जाता है। और तीसरा है पोस्ट नेगोशिएशन, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि समझौते को सही तरीके से लागू किया जाए और यदि विवाद पैदा हो तो उसका समाधान किया जाए। एक अच्छा उदाहरण है एबस बोइंग विवाद। दोनों कंपनियां हवाई जहाज पर मिलने वाली सब्सिडीज को लेकर आपस में भिड़ी, लेकिन यह मामला WTO में जाकर हल हुआ। इससे ये स्पष्ट होता है कि अंतर्राष्ट्रीय वार्ता केवल व्यापारिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का साधन भी है। एसेट प्रोटेक्शन। अब हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू की, एसेट प्रोटेक्शन यानी संपत्ति की सुरक्षा। जब कोई कंपनी अपने देश से बाहर काम करती है तो उसकी संपत्ति कई तरह के खतरों में घिर जाती है। कभी राजनीतिक अस्थिरता यानी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, कभी भ्रष्टाचार, कभी सरकारें अचानक कानून बदल देती हैं, तो कभी विदेशी कंपनियों पर नियंत्रण कर लिया जाता है। यदि कंपनी अपनी संपत्ति को सुरक्षित नहीं रखेगी तो वर्षों की मेहनत और अरबों की पूंजी एक ही झटके में नष्ट हो सकती है। इसीलिए कंपनियां कई रणनीतियों का उपयोग करती हैं, जैसे कॉर्पोरेशंस बनाना। इससे मालिक की व्यक्तिगत संपत्ति और कंपनी की संपत्ति अलग हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर फ्रांस में स्टारबक्स का कोई स्टोर घाटे में जाता है तो इससे अमेरिका की मुख्य कंपनी पर सीधा असर नहीं पड़ता। कंपनियां ट्रस्ट्स और पार्टनरशिप्स का भी इस्तेमाल करती हैं। ट्रस्ट्स में संपत्ति को कानूनी रूप से सुरक्षित कर दिया जाता है। वहीं पार्टनरशिप्स में जोखिम कई साझेदारों के बीच बांट दिया जाता है। एक और तरीका है डाइवर्सिफिकेशन, यानी उत्पादन और निवेश को अलग अलग देशों में फैलाना। जैसे टोयोटा की फैक्ट्रियां अमेरिका, यूरोप और एशिया तीनों में है। अगर किसी एक देश में समस्या आ जाए तो दूसरे देश में काम जारी रह सकता है।
इसके अलावा कंपनियां इंश्योरेंस और हेजिंग का सहारा लेती हैं ताकि करेंसी में उतार चढ़ाव और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव हो सके। उदाहरण के तौर पर 2007 में वेनेजुएला की सरकार ने सभी तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन कर लिया। एक्सॉन मोबिल और कॉनिकोफिलिप्स जैसी बड़ी कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। ये घटना हमें सिखाती है कि यदि कोई कंपनी अपनी संपत्ति की सुरक्षा नहीं करती तो वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लंबे समय तक टिक नहीं सकती। तीसरा पहलू है मल्टीलैटरलिज्म यानी बहुपक्षवाद। जब 3 या उससे अधिक देश आपसी सहयोग के लिए एक साथ आते हैं और साझा लक्ष्य तय करते हैं तो इसे मल्टीलैटरलिज्म कहते हैं। ये सहयोग केवल व्यापार तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय लक्ष्य भी शामिल हो सकते हैं। मल्टीलैटरलिज्म का सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये दुनिया को स्थिरता देता है। अगर केवल एक देश नियम बनाएगा तो दूसरे देश उसका विरोध करेंगे, लेकिन जब कई देश मिलकर एक ढांचा तैयार करते हैं तो सभी देशों को समान अवसर और सुरक्षा मिलती है। इसीलिए WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक और UNCTAD जैसी संस्थाएं अस्तित्व में आईं। WTO व्यापारिक विवादों और शुल्कों को नियंत्रित करता है। IMF देशों को आर्थिक संकट में कर्ज देता है। वर्ल्ड बैंक विकासशील देशों को विकास परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराता है और UNCTAD विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखकर व्यापार नीतियां बनाता है। उदाहरण के लिए यूरोपीय संघ एक शक्तिशाली मल्टीलैटरल ढांचा है। इसके सदस्य देशों को एक साझा बाजार और समान नियमों का लाभ मिलता है। ASEAN भी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के लिए ऐसा ही मंच है। लेकिन बच्चों, जब मल्टीलैटरलिज्म कमजोर पड़ जाता है तो कंपनियों को बहुत नुकसान होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है US-चाइना ट्रेड वॉर। जब दोनों देशों ने सहयोग छोड़कर एक दूसरे पर टैरिफ्स लगाने शुरू किए तो दोनों देशों की कंपनियों को अरबों डॉलर का घाटा हुआ। ये साबित करता है कि मल्टीलैटरलिज्म व्यापार के लिए कितना आवश्यक है। तो बच्चों, आज हमने 3 महत्वपूर्ण बातें समझी। पहली, इंटरनेशनल बिजनेस नेगोशिएशन, यानी यह कला कि कैसे अलग अलग संस्कृतियों और देशों की कंपनियां आपस में बैठकर समझौता करती हैं और लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते बनाती हैं। दूसरी, एसेट प्रोटेक्शन, यानी कंपनी की संपत्ति को कानूनी, राजनीतिक और आर्थिक खतरों से सुरक्षित रखना। ये सुरक्षा कंपनियों के अस्तित्व और विस्तार के लिए अनिवार्य है। और तीसरी, मल्टीलैटरलिज्म, यानी साझा नियम और सहयोग का वो ढांचा जो दुनिया को व्यापारिक स्थिरता देता है और विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का अवसर प्रदान करता है। यही तीनों स्तंभ, वार्ता, सुरक्षा और सहयोग, मिलकर बनाते हैं इंटरनेशनल बिजनेस डिप्लोमेसी। अगर कोई कंपनी इन तीनों पहलुओं में दक्ष हो जाती है तो वह किसी भी ग्लोबल मार्केटप्लेस में सफलतापूर्वक काम कर सकती है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।